हम अगेन जो है वो सैंड बॉक्स ओपन कर लेते हैं और हम अपना मिनी कोंडा जो है उसको इंस्टॉल करेंगे। हमने पिछली दफा जो था वो क्या किया था, हम लोगों ने एनाकोंडा को इंस्टॉल किया था जुपिटर नोटबुक के लिए। तो आप मिनी कोंडा को भी यूज कर सकते हैं, आप डायरेक्टली पाइथन को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादातर फिजिबल और मेरे लिए जो इजी होता है इन्वायरमेंट बनाना और उसको मैनेज करना, तो मैं उसके लिए मिनी कोंडा को ही इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले ना हम जरा इसकी थ्योरी को थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, इसकी ना मैं आपको चीट शीट दे दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। चीट शीट ये होती है कि आपने कमांड्स इसमें जो जो अप्लाई करनी होती हैं आपको वो मिल जाएंगी। अच्छा यार, यहाँ पर वो आपसे बात करने लगा है कि आपने मिनी कोंडा को इंस्टॉल करना था। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे सपोज करें कि आप लिविंग रूम यूज करते हैं, आप बेडरूम यूज करते हैं, आप किचन यूज करते हैं। इसका एक स्पेसिफिक पर्पज होता है, हर चीज का एक स्पेसिफिक पर्पज होता है। ऐसा नहीं होता कि आप बेडरूम को एज ए किचन यूज कर रहे हो, लिविंग रूम को एज ए किचन यूज कर रहे हो। तो ये चीजों को रिलेट कर रहा है कि आपको हर चीज के लिए आपको डिफरेंट इन्वायरमेंट चाहिए होती है। सो डिफरेंट रूम का डिफरेंट पर्पज होता है। और तो इसी एग्जाम्पल को वो रिलेट कर रहा है पाइथन के साथ कि अगर आपने किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है जिसके लिए आपको खास किस्म के लाइब्रेरीज चाहिए होंगी। लाइब्रेरीज सपोज करें कि आपको सेम चाहिए, दोनों में पांडास चाहिए, एक एनवायरमेंट में भी पांडास चाहिए, दूसरे में भी पांडास चाहिए, लेकिन उनके वर्जन डिफरेंट है। तो पाइथन के अंदर जो सबसे ज्यादा तंग करने वाली चीज यही होती है कि वो उसके अंदर ना डिपेंडेंसी ज्यादा पाई जाती है। मतलब आपने अपना पूरा का पूरा कोड लिखा, उसके अंदर जो जो लाइब्रेरी आपने यूज की और वो किसी खास किस्म की ना वर्जन के ऊपर डिपेंड करती थी। अब कल को आप वो सॉफ्टवेयर किसी को देते हैं डेवलपमेंट के लिए या उसमें कोई और इम्प्रूवमेंट करना चाहता है तो गिटहब पे रखते हैं वगैरह। तो वो जब उसको डाउनलोड क्लोन करेगा तो देन आफ्टर दैट जब वो उसके ऊपर काम करना शुरू करेगा तो उसको सबसे पहले आप एक फाइल देंगे जिसका नाम होता है रिक्वायरमेंट फाइल, जो ये बताएगा कि तुमने कौन कौन सी डिपेंडेंसीज या कौन कौन सी लाइब्रेरीज को और कौन कौन से वर्जन को इंस्टॉल करना है। जब आप इस चीज का आइडिया हो जाता है कि मेरे पास ये रिक्वायरमेंट है, देन आप उसको इंस्टॉल करते हैं और उसके लिए अलग इन्वायरमेंट बना लेंगे। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस तरह शुरू हो जाएंगे ना अपना इंस्टॉलेशन करना, तो वो सॉफ्टवेयर तो चल जाएगा, जो आपके बाकी सॉफ्टवेयर चल रहे होंगे ना वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर होता ये है जो विजुअल स्टूडियो कोड या फिर कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए भी अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं डिफरेंट लाइब्रेरीज को डायरेक्टली पाइथन के ऊपर बगैर किसी एनवायरनमेंट के, तो आपके सारे सॉफ्टवेयर अफेक्ट हो जाते हैं, पिछले सॉफ्टवेयर बिल्कुल काम करना छोड़ देते हैं। फिर आप जब डिपेंडेंसीज को रिजॉल्व करने बैठते हैं तो फिर एरर पे एरर, एरर पे एरर, आप फिर उसको रिजॉल्व ही नहीं कर पाते। मेरे साथ ये काफी दफा इशू होता है। मैं गलती से अगर कोई लाइब्रेरी को जो इंस्टॉल कर बैठूं तो मेरे पिछले सॉफ्टवेयर चलना बंद हो जाता है। फिर उनको डायग्नोस करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि मैंने किस लाइब्रेरी को किस वर्जन को इंस्टॉल किया था। फिर होता ही है कि मैं उसको चलो अनइंस्टॉल भी करके उसको दोबारा इंस्टॉल कर लेता हूँ। फिर वो जब एक लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है तो उसके अंदर भी काफी सारे उस जैसे वर्जन होते हैं जो आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं। तो फिर इसकी वजह से क्या होता है कि एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के चक्कर में पिछली जितने भी आपके लाइब्रेरी इंस्टॉल हुई होती है उसको अनइंस्टॉल कर देता है। तो जब वो अनइंस्टॉल हो जाती है तो फिर आपके लिए काफी सारे एरर्स जो होते हैं वो सामने आ रहे होते हैं। जब भी आपने किसी पाइथन के प्रोजेक्ट पे काम करना है, हर पाइथन के प्रोजेक्ट के लिए एक अलग इन्वायरमेंट क्रिएट कर दें। आपका एक हद इन्वायरमेंट ही आपने क्रिएट करनी होगी ना। अगर 13 प्रोजेक्ट है, 13 इन्वायरमेंट बना दे, सब अलग अलग तो रहेंगे एक दूसरे से। तो यही हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग इन्वायरमेंट बनाना सीखेंगे। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल उसने दी हुई है कि अगर आप मशीन लर्निंग के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो सब देखें नाम सेम है, तीनों में पाइथन है। एक एक एआई ऐप बना रहे हैं, एक आप डीप लर्निंग का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसमें पांडास का वर्जन जो है 2.0 है, इसमें पांडास का वर्जन 2.9 है और इसमें 2.3 है। इसी तरह नमपाई के भी वर्जन डिफरेंट है और इसके अंदर चूंकि आप ऐप के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप स्ट्रीमलीट यूज करेंगे, इसमें टेंसर फ्लो यूज करेंगे और इसमें स्काईकिट लर्न यूज करेंगे। अच्छा, एक चीज जो है ना यहाँ पर सर, वैसे एज एग्जांपल उसने लिख दी है बात, लेकिन ये चीज बड़ी काबिल गौर है कि लेट अस सपोज आपने जब मॉडल को ट्रेन किया, उसके दौरान ट्रेनिंग के जो आपने वर्जन यूज किए होते हैं, जब आप उसकी एआई ऐप बना रहे होते हैं तब भी आपको वर्जन यूज करने पड़ते हैं। क्योंकि आप ट्रेनिंग के दौरान जब आप एक मॉडल बनाते हैं तो वो मॉडल हो सकता है आपने लेबल इनकोडिंग की हो सकता है आपने मिन मैक्स स्केलिंग की, नॉर्मलाइजेशन किया हो अपने कोड के अंदर। तो आपको ना एक पीकेएल के नाम से ना एक फाइल मिल जाती है, तो जिसको जब आप एज ए टेस्टिंग पर्पस के लिए या ऐप के अंदर यूज कर रहे होते हैं तो आपको वो इंपोर्ट करवानी पड़ती है। तो उसका जो वर्जन होगा वो अगर जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे वो वर्जन से मिलता जुलता नहीं होता तो अगेन फिर एरर भी आते हैं। तो ये तो वैसे उसने एग्जांपल के फॉर्म में आपको बता दिया है, लेकिन अक्सर आपके पास जो वर्जन होते हैं वो सेम होने चाहिए। सो कोंडा हमारे पास एक ऐसा पैकेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप क्या कर रहे होते हैं, आप अपनी इन्वायरमेंट्स को मैनेज कर रहे होते हैं। इस तरह आपने मिनी कोंडा को इंस्टॉल करना है, ये उसकी वेबसाइट है।
यहाँ पर आप जाके उसकी डाउनलोड कर लेंगे। एनाकोंडा को आप कर सकते हैं। एनाकोंडा अगर ना भी करना चाहे, हमने तो जुपिटर नोटबुक के लिए किया था ना, 1 GB का हमें याद पड़ता है कि हमने किया था, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करें, इन्वायरमेंट ही आपने क्रिएट करनी है, तो इसका लाइटर वर्जन आपको मिल जाता है मिनीकोंडा। मिनीकोंडा के जरिए आप उसको क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने एक एनवायरनमेंट बनाई है python_ml, ये एक नाम रखा है उसने अपने एनवायरनमेंट का। तो उसने कमांड क्या डाली है, कोंडा क्रिएट नेम और उसके बाद उस एनवायरनमेंट का नाम। ये कमांड आपको बस याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं भी है तो चैट जीपीटी से आप पूछ सकते हैं। यही वाली कमांड अगर मैं चैट जीपीटी से पूछूं कि आई वांट टू क्रिएट द एनवायरनमेंट इन द मिनीकोंडा, सो व्हाट विल बी द कमांड, मैं से ये बात पूछता हूँ, द न्यू एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट। अच्छा, स्पेलिंग अगर ऊपर नीचे भी हो जाए तो खुद ब खुद मैनेज कर लेता है। देन व्हाट विल बी द कमांड इन मिनीकोंडा, सॉरी, इन मिनीकोंडा। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो आपको बिल्कुल रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखें, इसने बिल्कुल आपको एनवायरनमेंट, बस इसमें थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है क्योंकि इसने आपको पाइथन का वर्जन भी दे दिया। यानी कि मिनीकोंडा की इन्वायरमेंट तो इंस्टॉल हो रही है, न्यू इन्वायरमेंट तो आ रही है आपके पास, क्रिएट हो रही है, लेकिन यहाँ पर वो पाइथन का भी एक वर्जन इंस्टॉल कर रहा है। तो गलती से आपको हो सकता है पाइथन का वर्जन चाहिए ही ना हो, आप बिल्कुल हूबहू ये कमांड कॉपी करें और वहां पे पेस्ट कर दें, तो ये उल्टा आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि जो पाइथन की इन्वायरमेंट आपको चाहिए थी, जो आपने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई थी, ये उसको अनइंस्टॉल कर देगा। क्योंकि आप ये नए सिरे से बना रहे हैं, नए सिरे से सपोज करते हैं आपको 3.10 चाहिए था और यहाँ पर उसने 3.7 दे दिया आपको, तो ये क्या करेगा, आपको 3.7 इंस्टॉल हो जाएगी, देन आपको दोबारा इसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, उसमें मुझे 3.6 चाहिए होती है। 3.6 के अलावा वो ऐप ही नहीं चलती, वो रेडार ही नहीं काम करता। एक कमांड है कोंडा ENV एनवायरनमेंट लिस्ट, जो ये बताता है कि भाई तुम्हारे पास कौन कौन सी एनवायरनमेंट तुम्हारे कोंडा के अंदर इंस्टॉल्ड है। अगर आपने किसी खास एनवायरनमेंट को एक्टिव करना है तो आप क्या लिखते हैं, कोंडा एक्टिवेट और उस एनवायरनमेंट का नाम। ये इस कमांड का सिंटैक्स है, कोंडा एक्टिवेट और उस कमांड का नाम। जैसे यहाँ पर आपके केस में क्या है, ML इन्वायरमेंट है, इस टाइम पाइथन ML वाली इन्वायरमेंट को ओपन करने में। ये पाइथन ML का मतलब ये है कि पाइथन का ये जो यूज करूंगा ना, ये मशीन लर्निंग के लिए मैं यूज करूंगा। ML का मतलब है मशीन लर्निंग, ये मैं आपकी मर्जी है, जो मर्जी है। तो यहाँ पर एक्टिव कैसे मैं करूंगा, तो मैं बेस से, यहाँ पर अगर आप देखें ये बेस लिखा हुआ है, आप बेस से फौरन किस में शिफ्ट हो जाते हैं, पाइथन ML के अंदर। सो अगर आपने दोबारा वापस जाना है, आपने कहना नहीं भाई मैंने इस पे काम कर लिया, मैं किसी और एनवायरनमेंट पे काम करना चाहता हूँ या मैं वापस जाना चाहता हूँ, तो आपने डीएक्टिव सिंपल करना होता है, नाम लिखने की भी जरूरत नहीं है, कोंडा डीएक्टिव। ठीक है, थोड़ी छोटी मोटी कमांड्स है, बस इसको आप रट्टा लगा लें। अब वो आपको कहता है कि यार तुम अगर इन्वायरमेंट बना रहे हो या क्रिएट कर रहे हो तो उसके साथ तुम हो सकता है कोई पैकेज भी इंस्टॉल करना चाहो, या हो सकता है तुम पाइथन को भी इंस्टॉल करना चाहो, तो यू कैन डू। ये भी मैं अभी हमने बात भी की थी, जो उसने हमको प्रोवाइड किया है यहाँ पर, वो हम उसने हमें यही वाली कमांड प्रोवाइड किया जो अभी मैं आपसे डिस्कस करने जाऊंगा। यहाँ पे देखें, कोंडा क्रिएट माइनस माइनस नेम, जो आपके एनवायरनमेंट का नाम है, और यहाँ पे देखें पाइथन का एक स्पेसिफिक वर्जन जो है वो इंस्टॉल कर लिया हुआ है। हियर यू कैन सी कोंडा क्रिएट माइनस एन, उसका एनवायरनमेंट का नाम डीप लर्निंग के लिए हम यूज करने जा रहे हैं। तो आगे देखें क्या है, पाइथन 3.7। अब इसके अंदर जो एनवायरनमेंट तो क्रिएट होगी लेकिन आपके पास पाइथन का 3.7 वर्जन भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको यूं देख सकते हैं। अच्छा, आप सपोज करें आपने अपने इन्वायरमेंट के अंदर आकर ना काफी सारे पैकेजेस लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर ली। अब आपने ये चेक करना है कि भाई मेरे कंप्यूटर में कौन कौन सी लाइब्रेरी इस इन्वायरमेंट में इंस्टॉल्ड है। तो कैसे देखोगे, कोंडा लिस्ट, एक छोटी सी कमांड देने से आपके पास जो जो आपके पास के अंदर पैकेजेस या लाइब्रेरीज इंस्टॉल होंगी तो आपको दिखने लग जाए। जैसे मैं किस एनवायरनमेंट में हूँ, पाइथन DL के अंदर, यहाँ पे कोंडा लिस्ट मैंने लिखा तो यहाँ पर मुझे उनके नाम भी नजर आ रहे हैं कि जो जो मेरे पास इंस्टॉल्ड है लाइब्रेरीज, उसके बाद उनके वर्जन भी नजर आ रहे हैं। उसके बाद चैनल, चैनल क्या होता है, चैनल हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसके थ्रू हम कुछ चीजें इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि समझ लें कि एक रेपोजिटरी है, एक जगह है जहां से आप कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। काफी सारे आपको कोंडा में चैनल मिल जाते हैं, और एक इसमें जो ट्रस्टेबल जो है वो चैनल होता है, उसका नाम होता है कोंडा फोर्ज। आप डायरेक्टली पाइथन को इंस्टॉल करें वो भी हो सकता है, आप किसी चैनल के पास जाके उसको इंस्टॉल करवाएं तो वो भी हो सकता है। इस एग्जांपल ऐसे है कि सपोज करें
मैं इनके पास जाता हूँ और इनको कहता हूँ यार तुम्हारे पास एक सॉफ्टवेयर पड़ा होगा वो तो मुझे दे दो। ये क्या करेंगे, ये कहेंगे ठीक है, मुझे पता है ये बंदा जो है सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही रखता है, तो ये मुझे बिल्कुल चीजें प्रोवाइड करेगा, मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो कोंडा फोर्ज भी इस तरह का एक चैनल होता है, आप डायरेक्टली इंस्टॉल करने के बजाय उस चैनल से वो चीजें इंस्टॉल करवा। ये भी हमने देख लिया एनवायरमेंट लिस्ट वगैरह। अच्छा, आपने कोई इन्वायरमेंट बनाकर उसको डिलीट करना है। अच्छा, जब हमने क्रिएट किया था तो देन था कोंडा क्रिएट माइनस माइनस नेम, ठीक है ना, env हमने कहीं पे भी यूज नहीं किया। लेकिन अब जब आप उसको रिमूव कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो यू कैन सी, तो यहाँ पर एक लफ्ज आ रहा है env। क्रिएट करते हुए env नहीं आता, इसको मेमोराइज करने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आप जब इसको रिमूव करते हैं देन आपके पास env आएगा। तो कोंडा इन्वायरमेंट रिमूव करें, कौन सी नाम क्या है उसका, और उसका नाम लिखते हैं जो आप जिसको रिमूव करना चाह रहे हैं। तो जैसे आप इसको ये कमांड अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास पाइथन ml वाली देखें यहाँ पर खत्म हो गई। ऊपर अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पर आपके पास पाइथन ml आ रहा था, ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपके पास यहाँ पर खत्म हो गया, यहाँ पर कहीं पे भी पाइथन ml अब नहीं आ रहा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वही वाली बात उसने कर दी है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक चैनल को यूज करते हुए कोई चीज इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, हाउ यू कैन डू इट, यू जस्ट डू इट विद द हेल्प ऑफ -c स्मॉल ऑप्शंस। आपने लाइनेक्स यूज की होगी तो उसमें आपको आइडिया होगा कि उसके अंदर हम जो कमांड देते हैं तो उसके अंदर ऑप्शंस भी होते हैं, -a -i इस तरह के। तो शॉर्ट टर्म होता है, तो वो उसके ऑप्शन का एक खास मकसद होता है। तो इसमें -c का मतलब होता है चैनल दे रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज लिखी है -y, कोई मुझे बता सकता है ये जो -y है ये किस पर्पज के लिए होता है? लाइनेक्स वाले, अगर आप लाइनेक्स को यूज करना जानते हैं, किसी ने यूज किया नहीं किया, चलो मैं फिर बता देता हूँ। कोंडा क्रिएट -n पाइथन ml, ये तो वही पिछली वाली कमांड है जो अभी तक आपने यूज की है, लेकिन साथ इसके -y जो लिखा हुआ है ना, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब आप पिछली दफा जाएं तो देखें यहाँ पर, तो आपसे एक चीज ये पूछ रहा है, प्रोसीड करो, तो आप कहते हैं यस, देन वो प्रोसीड होता है। अगर आप डायरेक्टली -y पुट कर देंगे तो आपसे फिर वो यस नो नहीं पूछेगा, इट्स मीन यस ही है, तुम इसको प्रोसीड करो। आपने हो सकता है कहीं काम जाना है, तो आप इस कमांड जो कि हो सकता है 400 MB पे हो, 1 GB पे हो, 2 पे हो, आप कहते हैं यार ये लग जाए, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ, तो आप -y लिख देंगे ना, तो वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, वो डायरेक्टली इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये आपसे यूजर से इनपुट नहीं लेता। तो ये इस वजह से हमने क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, माइनस कहाँ गया, सर उसमें अपनी देखी चीजें इंस्टॉल नहीं, जब आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती है तो ये जो भी डिपेंडेंसीज होती है खुद ब खुद करता है, बशर्त ये कि सपोज करें numpy है, numpy के अंदर आपके पास एक लाइब्रेरी है जिसका वर्जन ये है और वो ऑलरेडी आपके पास इंस्टॉल्ड है, तो ये क्या करेगा, numpy क्या करेगा, पुराने वर्जन को डिलीट कर देगी और न्यू वर्जन को इंस्टॉल कर देगी। वो हो सकता है जो पुराना वर्जन हो बाकी लाइब्रेरी से कंपेटिबल हो, ये मसले मसाइल भी आते हैं। पाइथन मुझे इसी वजह से पूरी लगती है, पहले मुझे लगती थी इंडेंटेशन की वजह से, लेकिन मैं अब उससे सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन ये जो ये वाला मसला ना, ये बड़ा खतरनाक मसला है। फिर आप एरर को रिजॉल्व करने लग जाते हैं कि यार किसकी वजह से क्या एरर आया, क्योंकि ये लोग पता है क्या कर रहे हैं, ये लोग हर वर्जन में ना कुछ चीजों को चेंज कर देते हैं। तो अभी मैं जब पाइथन पढ़ाऊंगा तो आइडिया होगा कि पाइथन 2 जो था ना, जो इनका वर्जन 2 था, उसके अंदर इन लोगों ने बिल्कुल ऑब्सलीट कर दिया उसको। पाइथन 3 इज टोटली डिफरेंट देन दैट पाइथन 2, और ये जो पाइथन 3 के सारे वर्जन चल रहे हैं, और हो सकता है जो पाइथन 4 आए वो पाइथन 3 के साथ बिल्कुल डिफरेंट ही हो जाए, और वैसा होगा नहीं है, बड़ा कम ही होगा, क्योंकि पाइथन 3 के इन्होंने बेतहाशा वर्जन निकालना शुरू कर दिए हैं। अभी लेटेस्ट हमने कौन सा इंस्टॉल किया था पिछली क्लास में, 3.12 था ना, तो 3.12 हमने किया था। तो क्योंकि ये कंपेटिबिलिटी इशू अगर आएगा ना, तो इतने सारे जो लाइब्रेरीज बन चुकी हैं ML की, DL की, तो वो बड़ा इफेक्ट होंगे। तो मेरे ख्याल में अब ये लोग जो ओपन सोर्स जो लाइसेंस जिनके पास है पाइथन का, वो लोग इसको देख रहे होंगे कि हम अपने वर्जन को ना इसी से आगे कंटिन्यू करें, हम बिल्कुल एक नया 4 पॉइंट समथिंग सीरीज ना शुरू कर दें। तो अगर 4 पॉइंट भी ये शुरू करते हैं तो कंपेटिबिलिटी रखें, ताकि जो पिछली चीजें हैं वो चल सके। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपने ऑलरेडी एक एनवायरनमेंट में आप लोग आए हुए हैं, आपने पाइथन ML को दोबारा इंस्टॉल कर लिया जो कि अभी हमने डिलीट किया था, और -y आपने पुट किया कि उसको इंस्टॉल कर लो। अब उस एनवायरनमेंट में आकर आपने सिंपल क्या लिखना है, आपने लिखना है कोंडा इंस्टॉल। अब देखें आप कौन सी एनवायरनमेंट में है, पाइथन ML के अंदर है। क्या लिखा है, कोंडा इंस्टॉल -c, उस चैनल का नाम लिखें और उसके बाद उसको बता दें मुझे पाइथन 3.7 वर्जन चाहिए। जैसे आप उसको ये वाला वर्जन देंगे देन पाइथन 3.7 आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। और चूंकि आप ये ट्रस्टेबल है, कोंडा फोर्ज अक्सर लोग यूज करते हैं। ये कुछ चीट शीट थी, मैं आपसे शेयर कर दूंगा बाद में, जिसके अंदर ये कुछ कमांड्स हैं जो आपको बता रही हैं कि मकासद क्या हैं और आप किस तरह अपडेट कर सकते हैं। जुपिटर नोटबुक को भी आप इसके जरिए इंस्टॉल कर सकते हैं, कोंडा इंस्टॉल जुपिटर। आपको एनाकोंडा इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना हैवी सॉफ्टवेयर, क्योंकि हमने उसके अंदर स्पाइडर वगैरह चीजें ये तो यूज नहीं करनी ना, हमने एडिटर के लिए
विजुअल स्टूडियो कोड यूज करना है या जुपिटर यूज करना है या फिर हमने कोलैब यूज करना है, तो एनाकोंडा जस्ट मैंने आपको वैसे बताया था, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड मांगता है कि आपको एनाकोंडा से जुपिटर नोटबुक चाहिए, लेकिन इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, अपना जुपिटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हम वो भी कर लेंगे इसके थ्रू, ठीक है। अब सवाल ये पैदा आता है कि आप इन्वायरमेंट बना ली, अब तुमने विजुअल स्टूडियो कोड में उसको यूज करना है, हाउ यू कैन यूज इट। बड़ा आसान है, बाकियों में भी इतना इजी ना हो। यहाँ पर आपके सामने ना एक नीचे आपका वर्जन लिखा हुआ आ रहा होता है पाइथन का, उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास बेतहाशा वर्जन जो भी आपने इन्वायरमेंट क्रिएट की हुई होती है ना, वो वर्जन आ जाता है। आप किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, जैसे उसको सिलेक्ट करेंगे वही इन्वायरमेंट एक्टिव हो जाएगी, और उसके बाद उसके अंदर जो जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए होंगे वो आपके पास रन करना शुरू कर दें। जो जो लाइब्रेरीज आपके इंस्टॉल हो सकता है नमपाई हो, पांडाज उसमें इंस्टॉल्ड हो, स्काईपाई लाइब्रेरी हो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग इमेज वगैरह के लिए, इमेज ओपन सी भी हो, इस तरह की लाइब्रेरीज आपने इंस्टॉल की हुई, अब वो आपकी चलने लग जाएंगी, और बाकी जो दूसरी लाइब्रेरीज थी दूसरी इन्वायरमेंट के लिए वो उसके लिए चलेंगे। अब यहाँ तक जितना भी मैंने पढ़ाया ना, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना हम लोग जाते हैं यहाँ पर सैंडबॉक्स में, और यहाँ से हम लोग जाते हैं मिनीकोंडा की वेबसाइट पर। तो ये हमारे पास आ गया है, इट इज अ वेरी लाइट वर्जन होता है एनाकोंडा। अच्छा, ये डाउनलोड करना है हमने हमने करना है विंडो 64 बिट के लिए। तो ये आपके पास 85 MB का है, तो ये आपके पास इंस्टॉल होना शुरू हो गया। अच्छा, ये सैंड बॉक्स के अंदर हमने पिछली दफा जो जो चीजें इंस्टॉल की थी वो अब नहीं है। चलें, ये आ गया आपके पास मिनीकोंडा, इसके अंदर आप नेक्स्ट करें, आई एग्री ऑल एडमिन इसको यूज कर सके, नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट करें, इंस्टॉल करें। इसकी चीजें बड़ी इजीली इंस्टॉल हो जाती हैं पाइथन से रिलेटेड ना। नेक्स्ट, इसको ऐसे रहने देखो तो खुद ओपन हो जाएगा आपके इंटरफेस पे। इसको हम एंड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। यहाँ पर आई थिंक अभी हमने इंस्टॉल किया तो है। ये देखें, ये आपके पास आ गया है एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, इसको आपने ओपन कर लेना है। ये अब आपके पास आ गया। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें, इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ, यस। यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर बेस आपके पास एनवायरनमेंट है, इट इज योर बेस एनवायरनमेंट। इसके अंदर आपने डिफरेंट एनवायरनमेंट्स क्रिएट करनी। तो सबसे पहले हम एक एनवायरनमेंट बनाते हैं। पहले हम देख लेते हैं कोंडा एनवायरनमेंट लिस्ट। यहाँ पर वो कहता है अभी तुमने भाई एक ही एनवायरनमेंट बनाई हुई है जिसका नाम बेस है, जो तुमने नहीं बनाई ऑलरेडी बनी बनाई। सो अब हम यूज करते हैं, हम कहते हैं यार मुझे एक एनवायरनमेंट बना के दो, क्रिएट माइनस नेम था, और एनवायरनमेंट का नाम हम रख लेते हैं पाइथन, बल्कि प्रोजेक्ट का नाम ले लेते हैं ऑफलाइन एग्जाम, और उसके बाद आपने यस करना है तो एंटर कर देना। उसके बाद आपकी इन्वायरमेंट थोड़ी देर के अंदर ये क्रिएट हो गई है। अब अगर आप दोबारा लिखें कोंडा इन्वायरमेंट लिस्ट, तो हियर यू कैन सी कि आपके पास एक इन्वायरमेंट बनी बनाई आ गई है। अब हम एक और इन्वायरमेंट बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग जो है -y यूज करेंगे, और इसका नाम हम रख लेते हैं क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, क्रेडिट कार्ड के नाम से रख लेते हैं, और इसको हम एंटर कर देते हैं। तो देखिए, अब उसने मुझसे यस नो नहीं पूछा। आप इसको आप ये डाउन करेंगे ना एरो, ये जो आपके पास है कीज हैं, तो इसके जरिए जो प्रीवियस कमांड्स होंगी वो आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर लिस्ट के ऊपर एंटर करें, तो यहाँ पर आपके पास अब दो इन्वायरमेंट्स यहाँ पर बनी हुई आपको नजर आ रही है। अब हम एक और इन्वायरमेंट बनाते हैं जिसके अंदर हम कोई पाइथन का वर्जन इंस्टॉल करेंगे। अब हम इसका नाम रख लेते हैं, एक और सॉफ्टवेयर है नेविगेशन। इसके लिए हम जो पाइथन का वर्जन इंस्टॉल करेंगे वो हम ले लेते हैं पाइथन इज इक्वल टू 3.6। ये -y को भी एक्सेप्ट करेगा, देख लेते हैं। ये देखें, इसमें पाइथन का वो जो वर्जन था। अब इसमें एक चीज का गौर करना है आपने, अक्सर यूं होता है कि यार ये पाइथन 3.6.13 को इंस्टॉल कर रहा है, 3.6.0 को एग्जैक्टली इंस्टॉल नहीं कर रहा। आपके पास सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो लाजमी नहीं कि वो जो आपके लाइब्रेरीज आप इंस्टॉल करेंगे होगी वो 3.6 ही, लेकिन 3.6 से अगला वर्जन 0.1 भी अगर हो जाए ना, तो उस एक 0.1 वर्जन की चेंजिंग की वजह से भी ना आपके पास बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं।
तो इसने जब इंस्टॉल किया आपके पास, तो वो कौन सा इंस्टॉल कर लिया है। अगर आपको कमांड एक्चुअली पता ना चले तो आप ये क्या कर सकते हैं, आप सिंपल कह सकते हैं यहाँ पर चैट जीपीटी के पास जाकर, आई वांट टू क्रिएट environment which supports Python version 3.6.0। ठीक है, तो आपने स्पेसिफिकली ये चीज लिखनी है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि वो आपको एक कमांड दे देगा। ये देखें, सिंपल सी है, 3.6.0। अब इसको कॉपी करें और हम सबसे पहले तो वो डिलीट करेंगे ना, जो भी हम हमारा ये क्रिएट हो रही। अच्छा, अब हम जरा इस एनवायरनमेंट में जाके ना इसका वर्जन देखते हैं कि हमारे पास वर्जन कौन सा इंस्टॉल है। कोंडा एनवायरनमेंट, कौन कौन सी एनवायरनमेंट है आपके पास। अभी जो अभी आपने बनाई है उसका नाम क्या था, नेविगेशन। तो आपने उसको एक्टिव करना है, एक्टिवेट, तो नेविगेशन। ये देखें, आ गए इस एनवायरनमेंट में। अब आपने यहाँ पे लिखना है अब आप यहाँ पर देखें तो इसने पाइथन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है, ये वाला 3.6.13। आप यूं भी लिख सकते थे, पाइथन माइनस माइनस वर्जन। तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि इसने कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है। तब हम क्या करते हैं, हम लोग इसको कहते हैं कि भाई तुम कोंडा, इस पाइथन के वर्जन को ना हम इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, तो पिप में ख्याल में हम यूज करते हैं। लेकिन ये कोंडा है तो पिप इसके अंदर एप्लीकेबल उस तरह नहीं होगा, तो कोंडा अनइंस्टॉल हमें यूज करना पड़ेगा। अनइंस्टॉल यूज नहीं करेंगे, रिमूव यूज करेंगे और पाइथन यूज कर लेंगे। ठीक है, वाई। अब हम इसके अंदर दोबारा देखते हैं कि हमारे पाइथन वर्जन क्या है। उसने कहा पाइथन कमांड रिकग्नाइज ही नहीं हो रही, इसमें वो डिलीट हो चुकी है। उसके अलावा जो है हमने इंस्टॉल करना है, इसको इंस्टॉल करना है। अब ये हम इन्वायरमेंट के अंदर आके इंस्टॉल कर रहे हैं। पहले हम इन्वायरमेंट जब क्रिएट करते हैं देन हम इंस्टॉल कर रहे थे। वो क्या था, वो सिंपल आप लिखते हैं यहाँ पर ऊपर ही लिख देते हैं यहाँ पर कि आपने कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है। ये भी अभी हम दोबारा करते हैं कि इन्वायरमेंट क्रिएट किया। अब मैं किसी इन्वायरमेंट के अंदर आया हूँ, उसके अंदर आके इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो वो कैसे करेंगे, वो सिंपल इस तरह करेंगे कि पहले रिमूव करना आपने देख लिया कि सिंपल आप कोंडा रिमूव और उसके बाद जो है उस लाइब्रेरी जो भी सॉफ्टवेयर है उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब आपने क्या लिखना है, इंस्टॉल पाइथन विच इज इक्वल टू 3.6.0 और इसको एंटर कर देंगे। अच्छा, वो कहता है कि आर नॉट अवेलेबल स्पेसिफिक। हम इसको चैनल के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ये वाली कमांड दे के देखता हूँ कि व्हाई इज गिविंग मी दिस एरर। हमने यही कमांड लिखी थी ना, थर्ड है नहीं, 13 तो हमने डिलीट की है ना, क्योंकि हमें 13 तो चाहिए ही नहीं। हमें तो एग्जैक्टली 3.6.0 चाहिए। ठीक है ना, तो हमने तो यही कमांड इसको दी है, ये वाली बिल्कुल हूबहू यही कमांड है। तो हमें एरर उसने क्या दिया है, हमें इस एरर को देखते हैं। द फॉलोइंग पैकेज आर नॉट इन, अच्छा करंट चैनल, उस करंट चैनल में ये अवेलेबल नहीं है। तो हम एक दफा ट्राई कर लेते हैं स्पेसिफिक चैनल के ऊपर। तो हमने कोंडा फोर्ज पढ़ा था, कोंडा फोर्ज के थ्रू अब हम एक दफा ट्राई करके देखते हैं, मे बी हमें वहीं से मिल जाए। पहले हमने डायरेक्टली इंस्टॉल किया, अब हम चैनल के थ्रू इंस्टॉल कर रहे हैं। आपको कोंडा इंस्टॉल डायरेक्ट पाइथन 3.6 लिखने से वो चीज आपके पास इंस्टॉल नहीं हुई थी। लेकिन जब आपने किसी चैनल, जो कि मैंने कहा था एक ट्रस्टेबल चैनल है आपके पास, कौन सा, ये वाला कोंडा फोर्ज,
जब आपने उसके थ्रू इंस्टॉल किया तो देन ये देखो उसने आपके पास एग्जैक्टली 3.6.0 आपको इंस्टॉल कर दे दी है। तो आप कोशिश करें कि इसके अंदर एक चैनल नहीं है, इसके अंदर बेतहाशा चैनल है। यू कैन सी, आपने अगर चैनल की लिस्ट देखनी है, वैसे मैंने अमूमन जो ज्यादातर यूज किया वो कोंडा फोर्ज को यूज किया। आप मैक्सिमम मल्टीपल चैनल को देखें, अगर आपके पास एक चैनल को अंदर वो हो सकता है, उसके बाद वो लाइब्रेरी हो ही ना, आप किसी दूसरे चैनल को ट्राई करना, उसके पास हो सकती है। अब हमारे पास जो है वो पाइथन 3.6.0 जो है वो इंस्टॉल्ड हो चुकी है। अब ये हमने मिनी कोंडा देख लिया, अब हमने ना इसको डीएक्टिव करना है, इस मतलब एनवायरनमेंट से निकलना है, बाहर निकलना है। तो क्या होगा, सिंपल कोंडा डीएक्टिवेट। तो आप दोबारा किसके अंदर आ गए हैं, बेस के अंदर। अब मैं चाहता हूँ मैं डिलीट कर दूं यार, ये जो भी एनवायरनमेंट हमने बनाई है ना, इसको डिलीट करते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, कोंडा एनवायरनमेंट रिमूव, उसका नाम और उसके नाम के साथ हमारे, हम कौन सा नाम था उसका, नेविगेशन। ठीक है, एक दफा मैं इसे टैली भी कर लेता हूँ, यही कमांड से डिलीट करने की, कोंडा एनवायरनमेंट रिमूव नेम, बिल्कुल यही थी। ठीक है, सो अब हम इसके अंदर जाते हैं और हम इसको एंटर करते हैं। यस पूछ रहे हैं, मैं कहता हूँ यस। तो अब अगर मैं आपके पास कोंडा एनवायरनमेंट लिस्ट दिखाऊं, तो आपके पास मुझे नहीं लगता अब नेविगेशन शो होना चाहिए। अब देखिए नेविगेशन यहाँ पर खत्म हो चुका है। सही है, तो ये अब आप, ये हो गया सिंपल, आप एनवायरनमेंट क्रिएट कैसे करते हैं, आप एनवायरनमेंट को डिलीट कैसे करते हैं, उस एनवायरनमेंट के अंदर जाकर आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल कैसे करते हैं, और उस पैकेज को आप डिलीट कैसे करते हैं। तो हमने ये सारा कुछ देख लिया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि आपने उस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट जो आपने बनाई है उसको यूज कैसे करना है। ठीक है, अब हम सैंड बॉक्स से बाहर निकलते हैं। ये है व्हील स्टूडियो कोड, फाइल, ओपन फोल्डर, जहां पे भी आपने अपने कोड्स वगैरह रखे हुए हैं उसको आप ले लें, डॉक्यूमेंट्स, व्हील स्टूडियो कोड, और यहाँ पर जाकर आपके पास बस इसी को सेलेक्ट फोल्डर करें। आप कोई भी फाइल यहाँ से पिक करें जो py में हो, कैलकुलेटर उठा लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये आपने जब जैसे कोई भी फाइल यहाँ पर बनाई है ना, तो उसने आपसे पूछ लिया है नीचे, अगर आप देखें तो ये कौन सा इसमें वर्जन चल रहा है, ये वाली चल रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। कि आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे वो पूछ लेगा कि भाई तुमने कौन सी एनवायरनमेंट चलानी है। अब ये जो एनवायरनमेंट है ना, ये जो बेस, ये मिनी कोंडा से उठा रहा है, देखें खुद ब खुद उठाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिनी कोंडा, इस पे आता हूँ तो मैंने एक्चुअल अपने सिस्टम में जो एनवायरनमेंट बनाई हुई है ना, मैं पहले वो दिखा लेता हूँ आपको। कोंडा एनवायरनमेंट लिस्ट, तो मेरे पास इस टाइम बेस चल रही है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की चल रही है, जेटैग, मशीन एमएल एनवायरनमेंट, पाइथन 336 वर्जन, पाइथन 38, पाइथन डीएल और पाइथन एमएल। ठीक है, सो इस टाइम ये सारी की सारी एनवायरनमेंट आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी। पाइथन डीएल आ गई है, पाइथन एमएल आ गई है, इसमें पाइथन का वर्जन भी आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा डीएसपी की भी आपके पास नजर आ गया, पाइथन 336 के अंदर 3.6.13 वर्जन चल रहा है। ओके, और पाइथन रेडार, रेडार यहाँ पर, ये मैंने कहीं और एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ रेडार वाला। मतलब ये सारी एनवायरनमेंट आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। अब हम यहाँ पे एक और एनवायरनमेंट बनाते हैं और देखते हैं यहाँ पर शो होती है कि नहीं होती। क्रिएट कोंडा, क्रिएट नेम, उस एनवायरनमेंट का नाम हम रख लेते हैं, ए रख लेते हैं मिसाल के तौर पर। और पाइथन का वर्जन हम इंस्टॉल कर लेते हैं इसमें 3.10, 10.0। ठीक है, पूरा लिखना होता है आपने, पूरा नहीं लिखा था तो वो अपनी मर्जी से, जो लास्ट वाला डिजिट है ना, वो खुद ब खुद अपनी मर्जी से इंस्टॉल कर देगा आपको, जैसे उसने पहले किया था। ठीक है, सो कोंडा क्रिएट माइनस नेम, एनवायरनमेंट का नाम मैं एफ जी रख लेता हूँ, और इसके अंदर पाइथन का जो वर्जन होगा वो क्या होना चाहिए, वो है 3.10.2। अब कर देता हूँ इसको एंटर।
अगर यहाँ से वो चीज इंस्टॉल ना हो तो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है कि उस एनवायरनमेंट को पहले क्रिएट करें, फिर उसके अंदर जाएं, फिर उसके अंदर जाकर फिर चैनल को यूज करें -c कोंडा फोर्ज, और फिर वहां से इंस्टॉल करवाएं, वो आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये रेपोजिटरी से वो उठा रहा है, अपने बेस रेपोजिटरी से ना, क्योंकि ये काफी देर हो गई है इसको प्रोसेस करते हुए। तो इसका क्या मतलब है, कोंडा इज नॉट यूज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। आपके पास आपने मेरे ख्याल में इसके अंदर इन्वायरमेंट बनाई है, लेकिन पाइथन को इंस्टॉल नहीं किया, ऐसा ही है। तो जब वो पाइथन को इंस्टॉल नहीं करेगा तो उसको पता ही नहीं है कि ये है क्या। पाइथन। हाँ, जब आप एक इन्वायरमेंट बना लेते हैं ना, तो इट्स मीन आप एक बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सिस्टम बना लेते हैं, बिल्कुल फ्रेश। तो इट्स मीन वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है, भले आपके सिस्टम के अंदर पाइथन इंस्टॉल्ड है, लेकिन वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। अब देखिए, इसने मुझे वही एरर दे दिया जो इसने पहले दिया था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मुझे ना तुम एक इन्वायरमेंट बना दो, बस इन्वायरमेंट क्रिएट करवा लेता हूँ। अच्छा, इसने एक्चुअल मशीन पे ज्यादा देर लगा रहा है, जो वर्चुअल मशीन थी सैंड बॉक्स, उसमें ये फौरन फौरन चीजें प्रोसेस कर रहा था। ठीक है। वो खाली थी नहीं यार, हालांकि उसमें ज्यादा स्लो होना चाहिए था इसकी निस्बत। ठीक है, वाई करें। अब ये आपके पास इन्वायरमेंट में देखता हूँ तो यहाँ पर आपको लिस्ट के अंदर आ रहा होगा, हमने एफ जी बनाया ना। और अब हम इसमें क्या करते हैं, होंडा, एक दो मैं इसको रिस्टार्ट करके दोबारा दिखाता हूँ आपको भी स्टूडियो कोड, क्योंकि एफ जी हमारे पास आ रहा है। वो एफ जी में ख्याल में तब तक नहीं आएगा जब तक आपको पाइथन का वर्जन इंस्टॉल नहीं करेंगे विजुअल स्टूडियो तो। ये इन्वॉल्वमेंट मेरे पास, ये देखें यहाँ पर उसने पाइथन का वर्जन इज नॉट अवेलेबल इन दिस एनवायरनमेंट, यहाँ पर उसने शो करना शुरू कर दिया। ठीक है ना। अब आप क्या करें, आप सिंपल जाएं कोंडा एक्टिवेट एक्टिवेट एफ जी, फिर एफ जी में आगे फिर आप क्या करेंगे, कोंडा इंस्टॉल -c कोंडा फोर्ज FORGE, और यहाँ पर आपने क्या लिखना है, उसका नाम लिखना है। नाम कहाँ पर है, नहीं जो कि कौन सा ये वाला वर्जन था ना, इसको कॉपी कर लो। राइट क्लिक करेंगे तब वो पेस्ट हो जाएगा, तो एंटर। ये हमारा सक्सेसफुल हो जाता है ना, फिर हम डायरेक्ट गिटहब पे चले जाएंगे। तो कितना इजी है एनवायरनमेंट बनाना यार, मैनेज करना कितना आसान है। अच्छा, अभी भी उसने मुझको एरर दे दिया है कि आपके पास इस चैनल के अंदर ये जो है 3.10.2 जो है वो नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि वाकई में वर्जन जो था वो अवेलेबल था कि नहीं था। अब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, चैट जीपीटी। हम इसको कॉपी करते हैं, वरना पहले हमें गूगल को यूज करना पड़ता था और हम सर्च ही करते रहते थे, हम एग्जैक्ट चीजें ला के दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे टाइपो का मसला है थोड़ा सा, 3.10.2 टाइपो का मसला क्या था हमने, आई डोंट नो यहाँ पे टाइपो का मसला। हाँ बिल्कुल, हमारे पाइथन के स्पेलिंग गलत थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टाइपो प्रॉब्लम थी। यहाँ पर आप क्या करेंगे, पाइथन, अब ठीक है। आई थिंक ये पहले भी हो जाता, मुझे लगता है ऊपर भी वो नहीं, ऊपर भी पाइथन का ऊपर भी यही मसला था, डेट्स है उसने नहीं किया। ये देखिए, उसने उसको मुझे लगता है मिल गई है रेपोजिटरी से ना 3.10.2, तो अब ये उठा रहा है। ये इंस्टॉल कर लिया उसने, वाई, ये अब आपके पास
अभी आपके पास इंस्टॉल हो गई है। अब हम इसमें देखते हैं पाइथन का वर्जन क्या चल रहा है। तो आप कोंडा लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, तो हम सिंपल या पाइथन वर्जन भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास पाइथन कहीं लिखा हुआ आ रहा है, ये रहा पाइथन, और ये 3.10.2। अब हम इसको बंद करते हैं और अब हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, ताकि हम इसको देखें कि इस दफा इसको शट डाउन करते हैं, फिर हम इसको एक दफा चलाते हैं, तो अब आपके पास वो आ जाना चाहिए। एक हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं, बल्कि इसको यूज किए बगैर यहाँ पर हम एक फाइल पुट कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं new.py। ठीक है, new1 कर लें या जो भी कर लें, एंटर। तो ये अब आप new1 में आ गए हैं और यहाँ से पाइथन का वर्जन चेंज करें, और अब आप देखें कि आपके पास FG के नाम से ये आ रहा है। ठीक है, इसको आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप ऑलरेडी किसके अंदर आ जाएंगे, उस एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। अब इस एनवायरनमेंट में इसके अंदर कुछ भी पैकेज इंस्टॉल नहीं है। हो सकता है पिछले पैकेज में आपने बेतहाशा लाइब्रेरीज इंस्टॉल की है। अब आप न्यू पैकेज में, जैसे नए पैकेज में आएंगे, एक नई इन्वायरमेंट हो जाएगी, आपको दोबारा इसमें एक एक चीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी। समझ आ रही है ना? तो ये मसला अगर आए तो देख लीजिएगा। प्रिंट हम करते हैं सिंपल, वही अगेन हेलो वर्ल्ड पे हम अभी फिलहाल रहते हैं, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको अब हम रन करवाते हैं। तो ये देखें, उसने जो जो रन किया ना, वो 3.10.2 के अंदर ये चीज रन की है। ठीक है, और हमें एक चीज इंस्टॉल करना रह गई थी हमारे पास, इसमें हम जुपिटर नोटबुक को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोबारा मिनी कोंडा में जाए और इसके अंदर रहते हुए ना, इस एनवायरनमेंट में रहते हुए कोंडा एक्टिवेट FG, और यहाँ पर आप लिखते हैं कोंडा इंस्टॉल जुपिटर। अच्छा, आप इसके थ्रू अगर जुपिटर को एक्टिव करोगे ना, तो वो एग्जैक्ट उसी वर्जन को चलाएगा जो इस एनवायरनमेंट में पाइथन का चल रहा होगा। तो ये मैं अक्सर जुपिटर को ना इसके थ्रू चला रहा होता है। मैं मिनी कोंडा में जाता हूँ, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में जाता हूँ, उसमें 3.6 वर्जन चल रहा हो पाइथन का, तो मैं उसके अंदर जाके जुपिटर को इंस्टॉल किया हुआ है, वहां से उसको रन कर रहा हूँ। समझ आइए आपको ये बात? तो यहाँ पर मैंने क्या इंस्टॉल कर रहा हूँ, अब जुपिटर का एक पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो देखिए, इसको रेपोजिटरी में से वो चीज मिल गई है, और अब ये यहाँ पर देखें इंस्टॉल, ये सारी चीजें वो बता रहा है कि यही चीजें सारी वो इंस्टॉल करेगा, देन जाके आपके पास जुपिटर जो है वो सक्सेसफुली एक्टिव होगा। मैं इसको कहता हूँ कर दो यार। तो इतनी ज्यादा नहीं है, केबीज में है। आई डोंट नो मोर हिडन के अंदर वो कमांड में ज्यादा प्ले करने का अपना मजा है। GUI में इतना मजा नहीं आता, उसमें क्लिक्स 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 है। कमांड जो लाइनक्स ऑपरेटर है, लिनक्स को ऑपरेट करना जानते हैं, या विंडो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर को, उसको तो उसमें ज्यादा आपको मजा आता है। गिटहब भी सारा कमांड है, लेकिन आप उसको GUI से भी कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने बकायदा आपको एक दे दिया है, मेरे ख्याल में ये आप मेरे पास इंस्टॉल किया हुआ है शायद, गिटहब डेस्कटॉप। इसके अंदर आप डायरेक्टली GUI के थ्रू भी चीजें जो है वो कर सकते हैं, क्लोनिंग करना, ठीक है, क्लोन कर सकते हैं, नई रेपोजिटरी बना सकते हैं। हर चीज GUI इंटरफेस के थ्रू आपको पता चल जाती है, लेकिन हम कमांड के थ्रू करेंगे, इसके थ्रू भी हम एक दफा देख लेंगे। ठीक है, आपके पास इस टाइम जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि भाई वाकई में है ऐसा। अब उस एनवायरनमेंट में रहते हुए हम क्या यूज करेंगे, लिस्ट। तो जितने भी इंस्टॉल्ड पैकेजेस होंगे वो सारे हमारे पास दिख जाएंगे। तो यहाँ पे जे में कोई जुपिटर आ रहा है, ये देखें, इसने जुपिटर की सब चीजों को इंस्टॉल कर लिया वो। सही है। अब हम इस जुपिटर नोटबुक को अगर हमें चलाना होता है तो क्या कमांड देते हैं, जुपिटर नोटबुक। तो GUPYTR, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, नोटबुक। हियर यू कैन सी। अब ये जो जुपिटर नोटबुक चलेगा वो 3.10.2 वर्जन पाइथन पे चल रहा होगा। सही है। अब आप कोई भी इसको कहीं से भी डाटा उठा लें, मैं डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ, मेरे पास जो डाटा पड़ा हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड है, यहाँ पर पड़ा हुआ है, और यहाँ पर मैं कोई भी PY वाली फाइल न्यू हमने बनाई थी ना, new1,
बल्कि IPYNB को ओपन करना चाहिए था इधर मुझे। ठीक है, तो मैं इसको शट डाउन करता हूँ, एक सेकेंड, और यहाँ पर मैं कोई भी एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और पाइथन कर्नल, तो यहाँ पर आप देखें तो अनटाइटल आपके पास आ गया है। यहाँ पर आप क्या लिखें, प्रिंट, वही वाली चीज जो अभी आपने लिखी थी, हेलो वर्ल्ड। तो इसको आप एग्जीक्यूट करें, सेल को एग्जीक्यूट करने के लिए ये देखें, और इसमें आप लिख पाइथन वर्जन अगर आपने देखना है तो आई थिंक इधर आपको पाइथन का वर्जन जो है ना, ये जो इस टाइम चल रहा है ये 3.10.2 है। वैसे हम चेक कर लेते हैं कि जुपिटर पे ये कमांड एप्लीकेबल है या नहीं है। पाइथन, बिल्कुल, आपने ना इसके साथ क्या लिखना होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क डालना होता है। जो कमांड्स होती है ना उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क। तो देन आपको ये बता रहा है कि इस टाइम कौन सा वर्जन चल रहा है। अब आपको समझ आ गई कि आप उस एनवायरनमेंट में बैठकर काम कर रहे हैं। चले जी, ये तो हमारा हो गया क्लियर। अब हम दोबारा आते हैं गिटहब पे, ताकि हमारा जो थोड़ा सा टाइम है उसको हम उसके अंदर यूटिलाइज कर सकें। इसके अंदर जो भी सवाल होगा वो हम एट द एंड लेंगे, सही है। तो दिस इज द वर्जन कंट्रोल सिस्टम। आपको पता है कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं ना, तो उसके अंदर डिफरेंट अपडेट्स आती रहती है, ठीक है ना। या अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को के ऊपर एक डेवलपमेंट टीम रखते हैं और उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो लाजमी नहीं कि एक ही बंदा सारे फीचर्स के ऊपर काम कर रहा है। सपोज करें हम एक ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर बात कर लेते हैं। एक बंदा जो होगा वो लॉगिन पेज के ऊपर काम कर रहा होगा। एक पर्सन जो होगा वो किस तरह उन कंटेंट को डिस्प्ले करवाना है वो उसके ऊपर काम कर रहा होगा। एक पर्सन वो होगा वो जो कार्टिंग हम करते हैं कि हम अपना जो भी चीज परचेज करेंगे वो कार्ट के अंदर आ जाएगी, उसके ऊपर काम कर रहा होगा। एक बंदा होगा जो ट्रांजैक्शन किस तरह करवानी है वो इस तरह काम कर रहा होगा। यानी कि चार लोग डिफरेंट तरीके से काम कर रहे होंगे एक सॉफ्टवेयर के ऊपर। और अमूमन इसी तरह हो रहा होता है कि आप जब भी कोई एक हैवी सॉफ्टवेयर की बात करें जो एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज सॉफ्टवेयर है, तो उसमें आपको वर्जन को कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसमें गिटहब जो है बड़ा 90% जो है वो यूज होने वाला है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिसके जरिए आप क्या कर रहे होते हैं, अपने सॉफ्टवेयर के डिफरेंट वर्जन, अपने सॉफ्टवेयर के जो मैनेजमेंट है उसको आप मैनेज कर रहे होते हैं। अपने सॉफ्टवेयर को किस तरह आपने डिप्लॉय करवाना है, आपने किस तरह टीम के अंदर उसको शेयर करना है, टीम ने उस सॉफ्टवेयर में किस तरह अपडेशन करनी है, फिर बाद में वो जो अपडेशन है उसको किस तरह मर्ज करना है, और एट द एंड आपने वो जो पूरा एक सॉफ्टवेयर होता है वो पूरी दुनिया को किस तरह प्रोवाइड करना है। तो दिस इज द वे कि आप गिट के जरिए ये वाला काम कर रहे होते हैं। मैं ये आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ गिट और गिटहब, देखें आप लोगों ने आगे जाकर जॉब करनी है, ठीक है ना। आप कोशिश करें अपनी दो प्रोफाइल को तो लाजमी स्ट्रॉन्ग रखें। द फर्स्ट वन इज द लिंक्डइन। लिंक्डइन के अंदर जो भी आपने काम करना है उसको लिंक्डइन में डालें, चाहे वो छोटा सा क्यों ना हो, ठीक है। सेकंड चीज गिटहब, कोई नया कोड लिखें, गिटहब में पुट करें, उसका लिंक लिंक्डइन में डाल दें। तो ये होगा कि वो दोनों चीजें आपकी अपडेट हो रही होंगी। जो देखने वाला होगा कल को, आपको अक्सर ऐसा होता है लिंक्डइन के ऊपर कि आप अप्लाई भी नहीं करते, आपको कॉल्स आ जाती। वो वजह यही होती है कि वो आपकी प्रोफाइल चेक कर रहे होते हैं कि बंदा कितना काबिल है और उसके अंदर कितनी कितनी चीजों को उसने एक्सप्लोर किया हुआ है, और जो चीजें एक्सप्लोर की हुई है क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी है कि नहीं है। तो ये दो चीजें अपनी साथ के साथ मेंटेन करते चले जाए। आप जो भी असाइनमेंट बनाए यहाँ पर गिटहब में डालें और उसके बाद उसको लिंक्डइन के अंदर एज ए लिंक शेयर कर दें कि आज हमने ये काम किया था। सो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, वर्जन कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही होती हैं। द फर्स्ट वन इज द रेपोजिटरी। रेपोजिटरी को यूं समझ लें, एक फोल्डर है आपके पास, एक फोल्डर के अंदर आप सब कुछ पुट कर रहे होते हैं। हर आप अपना एक रिपोजिटरी बना रहे हैं, उस एक फोल्डर के अंदर सब फोल्डर भी हो सकते हैं। एक फोल्डर के अंदर रिपोजिटरी है, उसके अंदर आपके पास 1800 प्रोजेक्ट हैं, वो सारे उसी के अंदर। आप डिफरेंट रिपोजिटरीज भी बना सकते हैं, इट इज अप टू यू। कमिट करना, जब भी कोई चेंजिंग सक्सेसफुल हो जाती है ना, देन हम उसको कमिट करते हैं, ठीक है। ब्रांचेस क्रिएट करना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि चार बंदे एक सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इट्स मीन आप उसकी ब्रांचेस बना सकते हैं। डिफरेंट ब्रांचेस बनाएंगे, डिफरेंट लोग डिफरेंट चीजों के ऊपर काम कर रहे होंगे, अमूमन इसी तरह होता है। फिर जब वो ब्रांचेस के ऊपर काम कर कर वो सक्सेसफुली काम कर, आप क्या करेंगे, उनको मर्ज कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, ठीक है। चेकआउट करना कि आप डिफरेंट ब्रांचेस में क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या होती है, जब आप एक ही चीज को दो लोग जो होते हैं वो अपडेट कर रहे होते हैं तो उनका अक्सर क्या होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है। तो आपको इसको भी क्या करना होता है, खत्म करना पड़ जाता है कि एक ने कोड में अपडेट की, दूसरे भी कोई कोड में अपडेट कर ली। तो ऐसा ना हो कि दोनों के मर्जिंग, जब आप उसको मर्ज कर रहे हो तो हो सकता है कि उसमें एरर आ जाए।
उसको आपको रिमूव करना पड़ जाता है। ऐसा होता है जब आप एक कोड भी लिख रहे होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि आप एक लाइन ऐड करते हैं, पिछले वाला सारा कोड अफेक्ट हो जाता है, होता है ना ऐसे। तो उसको फिर आप रिमूव, ये भी वही चीज है, किस तरह कॉन्फ्लिक्ट को आप रिजोल्व कर सकते हैं। हिस्ट्री ट्रैकिंग ये बड़ी मजेदार चीज है। आपने जितनी भी कमांड आज तक यूज की, आप सारी हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है आपके सॉफ्टवेयर में। आप बैक जा सकते हैं, देख सकते हैं अभी का वर्जन नहीं चल रहा, पिछला वर्जन जो ऐसे इस तरह काम कर रहा था। यानी कि एक किस्म के आपके, जैसे आप कमिट करते हैं तो आपके पास समझ ले एक स्नैप शॉट जो होता है ना, एक स्क्रीन शॉट जैसे हम लोग खींचते हैं, तो वो आपका एक क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह आपके पास जितनी आप कमिट करते जाएंगे वो आपके पास हिस्ट्री के अंदर वो स्टोर होता चला जाएगा। यानी कि आप बैक ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। रिमोट रिपोजिटरी क्या होती है कि जैसे आप गिटहब यूज कर रहे हैं, गिटहब एक होती है गिट, एक होता है गिटहब। गिटहब आपके पास एक क्लाउड एनवायरनमेंट है। इसकी एग्जांपल यूं ले लें आप कि आपके पास आपके कंप्यूटर में भी स्टोरेज है, आप ये जो स्टोर करते हैं फोल्डर वगैरह पुट करके, और आपके पास गूगल ड्राइव का भी एक ऑप्शन है, गूगल ड्राइव में भी आप यही काम कर रहे होते हैं। गिटहब जो है वो आपको एक ऑनलाइन क्लाउड फैसिलिटी देता है, जिसके अंदर आप अपनी रेपोजिटरी, आप अपने कोड्स को, आप अपनी फाइल्स को उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। आप अपनी लोकल ड्राइव के, लोकल कंप्यूटर के अंदर एक रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं, और जब आप वो सारा काम कर लेते हैं तो देन आप उसको रिमोटली किसी क्लाउड के ऊपर रखवाते हैं। जो क्लाउड होता है जो माइक्रोसॉफ्ट के पास है इस टाइम, तो वो गिटहब है। सही है। तो गिटहब कमांड आपको प्रोवाइड करेगा, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, गिट प्रोवाइड करेगा। और जब आप उसको क्लाउड के अंदर स्टोर करवाएंगे तो वो क्या होगा, वो गिटहब होगा। ठीक है, गिटहब एक किस्म का क्लाउड है आपके पास, जहां पर आप ये सब चीजें स्टोर करवा सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय क्लोनिंग? क्लोनिंग क्या होता है कि जब आपके पास किसी भी रिमोट रिपोजिटरी के अंदर कोई आपके पास कोड है या कोई भी चीज है, तो आप उसको जब क्लोन करवाते हैं तो वो आपके कंप्यूटर के अंदर उसकी कॉपी जो होती है वो डाउनलोड होकर आ जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लोन करना, क्लोनिंग करना। पुल करना या पुश करना, पुलिंग जो होती है वो फेच चेंज होती है रिमोट रिपोजिटरी में, और पुशिंग जो होता है वो आपकी लोकल कमिट होता है। जब आप पुश करते हैं तो आप लोकल पे सपोज करें काम कर रहे हैं, तो वो रिमोट रिपोजिटरी जो क्लाउड के अंदर है उसको उधर जाकर उसको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। पुश का ये काम होता है कि यानी कि वो ऊपर की तरफ जो होता है रिमोट रिपोजिटरी की तरफ वो चीजें अपडेट कर रहा होता है। और जो पुल होता है उसको हम, ये चीज ना हम यहाँ से समझते हैं, ज्यादा अच्छा हमें समझ आएगा। ये ये देखें, ये आपके पास एक क्या है, ये मेन रेपोजिटरी है। ठीक है, मेन रेपोजिटरी में सपोज करें ये डेवलपर 1 काम कर रहा है, डेवलपर 2 काम कर रहा है, डेवलपर 3 काम कर रहा है। तो देखें जैसे उसने कमिट किया, तो कमिट करने के बाद देन उसने क्या किया, पुश किया किसके अंदर, मेन रेपोजिटरी के अंदर। इसने इसने भी कमेंट किया, देन ये पुश हुआ, देन मेन रेपोजिटरी के अंदर। और जब मेन रेपोजिटरी से आप कोई चीज अपडेट करके यहाँ पर इसको देना चाहें तो देन ये क्या होगा, ये पुल होगा। तो पुश पुल होता है, और आपके पास कमिट होता है और अपडेट होता है। एक बीच की भी स्टेज होती है स्टैगिंग स्टेज, वो भी हम आगे जाकर देखते हैं। तो ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम की मेन डायग्राम आपसे मैंने शो की है। वाई वर्जन कंट्रोल सिस्टम इज बेटर देन द कॉपी पेस्ट मेथड, इसके अंदर हम ये सारी बातें वही जो भी हमने देखी हैं कि आप ये सारा काम क्यों वर्जन कंट्रोल सिस्टम से कर रहे हैं। आपके पास फैसिलिटी थी तो सही, कि आप क्या करते, आप सिंपल क्या करते, आपने एक फाइल बनाई, उसकी कॉपी लिखें, दूसरी फाइल ओपन कर लें, कॉपी वाली फाइल, उसमें चेंजिंग करें, फिर बाद में कोई अपडेशन आए वो रिकॉर्ड यूं रखते जाए, एक कॉपी, दूसरी कॉपी, तीसरी कॉपी, चौथी कॉपी। चलो तुमने कॉपियां तो कर ली, अब हिस्ट्री कौन बताएगा कि उसने कौन कौन से स्टेप को परफॉर्म करवाया था, या क्या क्या आपने कमिट किया था, कौन मैनेज करेगा, कैसे मैनेज करेंगे, नहीं मैनेज कर पाएंगे। आप 4 लोग एक फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो कौन कौन से बंदे ने किस किस चीज के ऊपर क्या क्या काम किया, तो उसकी हिस्ट्री को कौन देखेगा, बगैर वर्जन कंट्रोल सिस्टम के आप नहीं देख सकते। ठीक है, इसके अलावा जो होता है आप उसको फिर इंटीग्रेट किस तरह करेंगे, उन सारी कॉपियों को आप अपने मर्ज करना है, मर्ज करेंगे तो गलतियां होंगी। एक का कोड कॉपी करें, दूसरे का कोड कॉपी करें, तीसरे का कोड कॉपी करें, तो जब आप पेस्टिंग करेंगे तो देन एरर आएंगे। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में हमारा वो एरर रिजोल्व हो जाता है जब आप मर्ज कर रहे होते हैं। ये सारे मसले मसाइल थे आपके कॉपी पेस्ट में। फिर आपने एक चीज कॉपी किया, अब आपने बैक जाना है, सपोज करें आपने उसको सेव कर लिया है, तो आप कंट्रोल वी से आप दबाते रहे दबाते रहे दबाते, या कंट्रोल वाई से आप, अगर आप पीछे आ गए और आप आगे की तरफ जाना चाहते हैं तो कंट्रोल वाई दबाते हैं। ठीक है, रीडू, तो देन आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप एक दफा एक ऑलरेडी एक चीज सेव कर सके हैं और आप देखना चाहते हैं मैंने क्या किया था, तो आप बगैर वर्जन कंट्रोल सिस्टम के इस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से आप मजबूर हुए हैं कि हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम को क्या करता हो, सपोर्ट करता हो।
अब हमारे पास वर्जन कंट्रोल सिस्टम की इवैल्यूएशन की वो बात करता है कि यू हैव मल्टीपल सिस्टम लाइक लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इस टाइम जो हमारे पास जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, पहले हम बात करते हैं लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम की। ये वही बात है जो भी मैंने आपसे की है कि आप कॉपी पेस्टिंग करते जाएं, फाइलें बनाते जाएं, आप किसी वर्जन कंट्रोल सिस्टम को यूज ना करें। ये भी किस्म का वर्जन को आप मैनेज ही कर रहे हैं ना, तो ये आप कॉपियां बना रहे हैं और इसके सारे नुकसान मैंने भी आपसे शेयर कर दी हैं। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज द सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जिसमें से एग्जांपल आपके पास CVS है, कॉन्करेंट वर्जन कंट्रोल या सब वर्जन है, SVN, जो कि अब इतना शायद यूज नहीं होता। इसका मेन क्या चीज थी कि ये क्या करता है, ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम जो होता है वो बना लेता है। एक सेंट्रलाइज सिस्टम अगर आपका खराब हो गया, अगर सेंट्रलाइज सिस्टम में कोई मसला आ गया, तो आपका सारा सिस्टम वेस्ट हो जाएगा। सारा वर्जन जो आपने सॉफ्टवेयर को मैनेज कर रहे हैं, सब चीजें जो होती हैं वो वेस्ट हो जाएंगी। फिर हम आए कि यार तुम आ जाओ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम की तरफ, जो कि हमारे पास आजकल गिटहब के जरिए या गिट के जरिए हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हर कंप्यूटर जो होता है वो अपने पास एक अलग से क्लोनिंग ले लेता है, यानी कि कॉपी अपने पास पेस्ट कर लेता है, और हर बंदा अपने कंप्यूटर पे बैठकर गिटहब रिपोजिटरी में पुश पुल कर सकता है। ठीक है। तो ये आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ये काफी हद तक सक्सेसफुल है, और ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर जो सेंट्रलाइज सिस्टम में हमारे पास था उसको भी क्या कर लेता है, रिजॉल्व कर लेता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, इसके अंदर स्केलेबिलिटी आ जाएगी, चीजों को आप बढ़ा सकते हैं, ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। सेंट्रलाइज सिस्टम में लिमिटेशन आ जाती है आपके पास कि आप एक खास लिमिट के से ज्यादा उसको बढ़ा नहीं सकते, और बड़ा डिफिकल्ट होता है कि आपको उसकी अगर डुप्लीकेशन लेनी होती है पूरे एक सेंट्रलाइज सिस्टम की एक नए सिस्टम के अंदर, तो वहां पे भी आपके पास नए किस्म के एरर जो होते हैं वो फेस करने पड़ जाते हैं। इसके अंदर भी सर हम सेव करके बैक में जा सकते हैं ना, तो आप हिस्ट्री पूरी मेंटेन कर रहा होता है। अच्छा, इसके अंदर जो मशहूर जमाना आपके पास एग्जाम्पल है वो गिट है, जो भी हम देखेंगे, कल भी हम इसी के ऊपर काम करेंगे। मर्क्यूरियल है, ये भी बड़ा यूज होने वाला एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अक्सर लोग या तो ये गिट यूज कर रहे होते हैं या इसको यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, गिट को भी बनाने वाला वो बंदा है जिसने लाइनक्स को बनाया था, जिसका नाम लाइनस था, लाइनस। और ये था यूनिवर्सिटी ऑफ हेलेंस्की, जो थे उनके अंडरग्रेड स्टूडेंट हैं, जो कि फिनलैंड के अंदर है। और 2005 के अंदर इन्होंने ये गिट का जो सॉफ्टवेयर है उसको डेवलप किया। फिर माइक्रोसॉफ्ट वालों ने गिटहब के अंदर एक क्लाउड फैसिलिटी प्रोवाइड की, जहां पर सबका जो कोड है वो वहां पर मिलते हैं। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट आल्सो वेरी पावरफुल, क्योंकि गूगल वाले भले आपको जो है वो स्टोरेज दे रहे हैं, भले आपको ईमेल प्रोवाइड कर रहे हैं, भले इस तरह की, लेकिन उनके पास कुछ इस तरह की कोलैब के अलावा कोई रेपोजिटरी नहीं है कि जहां पर वो ये सारा डाटा स्टोर कर सके। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वाले बड़े क्लेवर हैं, उन्होंने अपने पास जो है गिटहब को ऑन किया हुआ है। वो पता चैट जीपीटी आपको कोड जनरेट करके देता है, तो हो सकता है उन्होंने इनसे भी परचेज किया हो। ठीक है ना, समझ आ रही है आपको बात? गिटहब जो है एक रिमोट रिपोजिटरी को सपोर्ट कर रहा होता है, और इसका मकसद ये क्या होता है कि सिंक्रोनाइज करना आपकी लोकल रिपोजिटरी को ग्लोबल या फिर रिमोट रिपोजिटरी से। लोकल रिपोजिटरी होगी तो आप गिट की कमांड यूज कर रहे होंगे, और गिटहब जो होता है वो आपके पास एक सर्विस है जो आपको ऑनलाइन मिल रही होती है एज ए क्लाउड। गिट क्यों यूज करते हैं? फ्री है, ओपन सोर्स है, फास्ट है, स्केलेबल है, बड़ा इजीली आप मर्जिंग और इसके अंदर आप ब्रांचिंग क्रिएट कर सकते हैं। और 90% जो सॉफ्टवेयर है और डाटा साइंस है वो इसको कंपनीज इसी को यूज कर रही हैं। मतलब आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जाएंगे तो वहां पर एक टीम होती है डेवऑप्स, शायद आपने नाम सुना हो, ऑपरेशन डेवलपमेंट ऑपरेशन। तो उनका काम यही होता है कि उन्होंने किस तरह सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुली मैनेज करना होता है, वर्जन्स को किस तरह मैनेज करना होता है, वो इन्हीं टूल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है। और ये बड़ा हाईली पेड जो होता है, ये भी एक जॉब है डेवऑप्स की। इस तरह अब आपके पास एक और जॉब आई हुई जिसका नाम है मेलऑप्स, मशीन लर्निंग ऑपरेशन, उसकी एक अलग जॉब आई हुई है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग गिट, ये हमने अभी बात कर ली इसके बारे में। अच्छा, स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं आपके पास गिट के अंदर? एक आपके पास रिपोजिटरी होगी जो आप बनाओगे, जब तक कमिट नहीं करते तो आप जिस स्टेज में रहते हैं वो कौन सी स्टेज होती है? स्टैगिंग स्टेज होती है। स्टैगिंग स्टेज में आपको लगता है कि यार ये चीज प्रॉपर नहीं है तो आप वापस जा सकते हैं। तो कमिट जब कर लेते हैं तो वो चीज सक्सेसफुली जो होती है वो आपके कोड के अंदर अपडेट हो जाती है। और अगर आप अपनी रिमोट रिपोजिटरी से कोई वर्किंग रिपोजिटरी के अंदर कोई चेंजिंग करना चाहे तो आपको क्या करना पड़ता है? पुल की कमांड यूज करनी पड़ती है। और पुश की कमांड कब यूज करनी होती है? जब ये आपने उल्टा करना हो, वर्किंग से आपने रिमोट रिपोजिटरी में कोई चीज
अपडेट करवानी है, सही है। तो इस तरह तो डिफरेंट टाइप ऑफ रेपोजिटरी अभी हमने डिस्कस कर लिया। आपके पास एक लोकल रेपोजिटरी होती है जो आपके सिस्टम के ऊपर चल रही होती है, और एक आपके पास रिमोट रेपोजिटरी होती है जो आपके पास चल रही होती है आपके क्लाउड के ऊपर, जो कि गिटहब आपके पास है। आपने किस तरह इनिशियलाइज करना होता है गिट की रेपोजिटरी को, गिट इनिट की कमांड से, और उसके बाद आपने क्लोनिंग करनी होती है ताकि आप कोई भी एग्जिस्टिंग ऑनलाइन क्लाउड रेपोजिटरी को अपने कंप्यूटर के अंदर लाकर यूज कर सकें उसको। गिटहब की अब हम बात कर लेते हैं। गिटहब यार अभी मैंने आपको बताया था एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम है जिसके अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, आप अपने कोड्स को, आप अपनी रीडमी फाइल को, आप अपने डेटा सेट्स को, आप इवन के इसमें भी मार्कडाउन लैंग्वेज यूज हो रही होती है जो अभी हमने पढ़ी थी। इसकी रीडमी फाइल जो आप क्रिएट करते हैं वो मार्कडाउन को सपोर्ट करते हैं। तो ये सब चीजें जो होती है वो गिटहब अपने अंदर एज ए स्टोरेज हमें प्रोवाइड कर रही होती है, क्लाउड सर्विस हमें प्रोवाइड कर रही होती है जैसे हमें। और ये माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ये डेवलप की थी, और माइक्रोसॉफ्ट के पास गिटहब है, और जो जो लोग इसको बनाने वाले थे उनके नाम जो है यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। 2008 के अंदर इसको बनाया गया। गिट को कब बनाया गया? 2005 के अंदर। और क्लाउड की इसकी सर्विस को कब बनाया गया? 2008 के अंदर, ठीक है। और ये बिकम वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ होस्टिंग गिट रिपोजिटरी एंड कोलैबोरेटिंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। और ये इस कदर सक्सेसफुल हो गया कि अब हम इसके थ्रू डिफरेंट कंपनीज क्या कर रही होती हैं, कोलैबोरेशन कर रही होती हैं किसी दूसरी सॉफ्टवेयर हाउस कंपनी के अंदर, ठीक है। एक होती है फोर्क, एक होती है क्लोन। फोर्क क्या होती है कि जब आप एक रिमोट रिपोजिटरी से किसी दूसरी रिमोट रिपोजिटरी में डाटा कॉपी करवाएं, और जब आप क्लोन करते हैं तो आप रिमोट रिपोजिटरी से वो जो फाइल होती है उसको अपने अपनी लोकल रिपोजिटरी के अंदर जो आपके पास कंप्यूटर के अंदर चल रही होती है वहां पर आप कॉपी करवाते हैं। यानी कि फोर्क यूज होगी दोनों रिमोट के दरमियान, और जो क्लोन यूज होता है काम दोनों का एक ही है। जो क्लोन यूज होता है वो आपका यूज होता है रिमोट और लोकल के दरमियान। ये आपके पास गिटहब का इंटरफेस है, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी जो एमएनएस मुल्तान है उन लोगों ने ख्याल में प्रोवाइड किया था आपके अकाउंट के ऊपर ना स्टूडेंट पैक भी इसका जो है, इसके अंदर दो पैक, एजुकेशनल पैक होता है, एक स्टूडेंट पैक होता है। तो स्टूडेंट पैक उन्होंने आपके अकाउंट पे शायद अभी भी शायद एलिजिबल हो के ना हो, लेकिन ऑलरेडी मिला हुआ है। मैंने तो इसमें शायद किया था तो मुझे उसके फैसिलिटीज जो सर्विसेज जो एडिशनल फीचर थे सब इसमें मिल रहे थे। अब आपका मुझे पता नहीं है। तो ये एजुकेशन आपके पास एक पैक होता है, एक आपके पास स्टूडेंट के लिए भी होता है, ठीक है। तो जो मर्जी आप फ्री भी कर सकते हैं, ये टीचर के लिए या स्टूडेंट के लिए। तो मैंने एज ए स्टूडेंट टीचर के ऊपर किया था, मुझे कुछ टाइम लगा था, अप्रूव मेरा हो गया था, और कूल 93 वाज अप्रूव एंड योर बेनिफिट आर नाउ, कि आप इसके बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं। लेकिन आप फ्रीली भी इसको यूज कर सकते हैं, आपको टीचर स्टूडेंट को चेक करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम इसको फ्रीली यूज करेंगे, लेकिन एक लिमिटेशन होती है इसकी। जैसे कि आप गूगल ड्राइव यूज करते हैं तो वो आपको स्पेस देता है कि इससे ज्यादा स्पेस करोगे तो आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी यही हालात है। अच्छा, पब्लिक एंड प्राइवेट रिपोजिटरी, यानी कि जो आपके पास आप रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं गिटहब के अंदर, वो या तो पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी। पब्लिक होगी तो इट्स मीन कोई भी बंदा उसको क्लोन कर सकता है, मतलब कोई भी बंदा फोर्क कर सकता है या क्लोन कर सकता है। लेकिन अगर वो प्राइवेट होगी तो आप स्पेसिफिक, आप किसी ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम करना चाह रहे हो जो आप पूरी दुनिया को दिखाना ही ना चाहते हो, क्लोज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हो। एक तो था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ना, कि पूरी दुनिया उसको देखे, कोड सबके पास अवेलेबल है। लेकिन क्लोज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जिसको आप किसी को भी नहीं दिखाना चाह रहे, देन आप क्या यूज करेंगे, प्राइवेट कर देंगे। जब हम कोई भी रिपोजिटरी बनाते हैं ना तो उस दौरान आप पब्लिक या प्राइवेट कर सकते हैं, ठीक है। बाद में भी चेंजिंग की जानी चाहिए, क्योंकि आप हो सकता है कि बाद में सोचेंगे यार इसको पब्लिक करते हैं। आई होप सो कर सकते हैं, होती है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास जब आप गिट ऐड की कमांड यूज करेंगे तो आप किस एरिया में आ जाएंगे, स्टैकिंग एरिया में। और जब आप गिट कमेंट की कमांड यूज करेंगे तो आपके पास वो चीज रिमोट रिपोजिटरी में, ये तो पुश होगी ना जब आप रिमोट रिपोजिटरी में जाएंगे, तो आपकी लोकल रिपोजिटरी में वो चीज अपडेट हो जाएगी। अदरवाइज वो पहले क्या होगी, वो स्टेकिंग एरिया में ही रहेगी, ठीक है। वो आपको कहता है कि भाई अभी भी सोच लो कि ये चीज ओके है कि नहीं है। अच्छा, अगर आप इसको पुश करेंगे तो वो किधर चली जाएगी, आपकी रिमोट रिपोजिटरी में। देखिए कितना इजी है इसको ऑपरेट करना। और पुल क्या होगा, पुल उल्टा होगा। जब आप रिमोट रिपोजिटरी में अपनी लोकल रिपोजिटरी के अंदर कोई चीज अपडेट करके लेकर आएंगे तो देन क्या होगा, वो गिट पुल की कमांड जो होती है वो यूज होगी। अब आपको समझ आएगी गिट एक सॉफ्टवेयर है और गिटहब एक क्लाउड है। इसकी मैंने आपसे बड़ी डिटेल में डिस्कशन कर ली है कि क्लोनिंग क्या होती है और फोर्किंग क्या होती है।
जो क्लोनिंग होती है ना, उसके अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, अपनी रिमोट रिपोजिटरी से फाइल उठाकर अपनी लोकल रिपोजिटरी में फाइल को कॉपी कर रहे होते हैं। और जो फोर्क होता है, सपोज करें गिटहब का अकाउंट आपका है, एक गिटहब का अकाउंट मेरा है। अब मेरे रिमोट रिपोजिटरी को आप अपने रिमोट रिपोजिटरी में कॉपी करना चाहते हैं, देन आप फोर्क करेंगे। और अगर आप गिट को यूज कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, अब आप क्लाउड के ऊपर नहीं है और मेरा गिटहब रिपोजिटरी जो है वो क्लाउड में पड़ी हुई है, आप उसको अपनी लोकल रिपोजिटरी में लेकर कॉपी करना चाह रहे हैं, तो देन उसको हम कहेंगे क्लोनिंग। अदरवाइज वो क्या होगा, फोर्किंग। फोर्क होता है। तो फोर्क एक्चुअली डुप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये लफ्ज थोड़ा सा वहां से भी निकला है। हम यहीं तक इसको रखते हैं, ठीक है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ।